नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एकेडमी में। मैं अंकुर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम 21 और 22 फरवरी का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, आज कुछ हमने नया सोचा है कुछ करने का, तो इसलिए आज कुछ प्रेजेंटेशन में हमने वीडियो को डाला है। चलिए आज हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया। 4 फरवरी, 23 सितंबर, 21 फरवरी और 10 जनवरी। देखिए, चारों ऑप्शन किसी न किसी दिवस के रूप में आपके पास में आए हुए हैं अभी हाल ही में। बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अभी 21 फरवरी को मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। जिसकी जो थीम थी वो बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। देखिए, बात करते हैं 4 फरवरी की, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था। अभी हाल ही में ही 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। इसकी थीम थी। बात करते हैं 23 सितंबर की, तो 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है, जो आपका साइन लैंग्वेज डे। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस आपका 23 सितंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं यूनेस्को। अभी हाल ही में ये जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया, यह यूनेस्को के द्वारा जो है मनाया जाता है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस, फ्रांस में है। और हेड की बात करें तो ऑड्रे ओजोले जो है इसके हेड हैं। संघ राजभाषा का वर्णन अनुच्छेद 343 में मिलता है। और अभी वर्तमान में जो संवैधानिक रूप से जो भाषाएं हैं हमारी, वो 22 भाषाएं सम्मिलित है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, हाल ही में चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण टाल दिया गया है। अब यह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। 2022, 2023, 2024 और 2025 चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अब देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2022। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में 2022। ये आंसर हो जाएगा। देखिए, इसका जो प्रक्षेपण होना था वो 2021 में होना था, लेकिन कुछ कोविड-19 की कुछ वजह से और कुछ और अन्य तकनीकी की वजह से यह प्रक्षेपण 2021 में ना होकर के अब किस में होगा, 2022 में यह प्रक्षेपण किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है इसी से संबंधित। अंतरिक्ष में जो जाने वाला पहला, ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो रखा है, इसको जरा बाद में देखेंगे। बात करते हैं कि चंद्रयान टू की बात करें तो चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, जिसके लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो रखा है, इसके लिए क्षमा माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए आगे बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट की। देखिए, चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च किया गया था वो वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था PSLV 11 के माध्यम से। PSLV 11 के माध्यम से वर्ष 2008 में चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया। लेकिन चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया, और इसे लॉन्च किया गया था GSLV मार्क 3 के द्वारा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे दोनों को। देखिए, चंद्रयान फर्स्ट वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया PSLV सेकंड के द्वारा, और चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया जाता है GSLV मार्क 3 के द्वारा। इसमें क्या होता है, इसका जो लैंडर था चंद्रयान 2 का लैंडर, उसका नाम विक्रम था, और उसका नाम क्या था, विक्रम था आपका। और रोवर की बात करें तो रोवर का नाम था आपका प्रज्ञान। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखने वाला इंसान जो है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। कौन था भाई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। परंतु अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यात्री या पहला इंसान जो हम कह सकते हैं वो थे यूरी गागरिन। कौन थे, यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा। देखिए, ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने बाद में इंक्लूड किए हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनमें से एक ना एक तो क्वेश्चन में आता ही है आपका एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन इनमें से अवश्य पूछा जाता है कि चंद्रमा में सर्वप्रथम कदम रखने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान यूरी गागरिन, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा।
ठीक है। और चंद्रयान 2 की बात करें तो उसके लैंडर है विक्रम और रोवर का नाम है क्या, प्रज्ञान। अभी बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मामला इंसानों में देखने को मिला है। देखिए बर्ड फ्लू अभी हाल ही में आपका काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसका जो पहला मामला देखने को मिला है वह किस देश में देखने को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में रूस। रूस में इंसानों के अंदर बर्ड फ्लू का पहला मामला देखने को मिला है। और यह किससे इफेक्टेड है, H5N1 स्ट्रेन इसके अंदर मिला है, यानी कि इस ये वाली जो प्रजाति है इस वायरस की H5N8 स्ट्रेन, यह मिला है आपका कहाँ पे, रूस में देखने के लिए मिला है। बात करते हैं कि बर्ड फ्लू जो है कहाँ से आया आपका। तो देखिए रूस में ही पोल्ट्री फार्म, रूस में ही जो आपके मुर्गी पालन है पोल्ट्री फार्म, वहाँ से आपका यह इंसानों यानी कि पक्षियों से इंसानों में फैल चुका है। पहला मामला वहाँ पे इसका देखने को मिला है। देखिए अगर बात करते हैं कि जो बर्ड फ्लू है इसके वायरस का नाम क्या है, जो बर्ड फ्लू है आपका इसके वायरस का नाम क्या है। तो देखते हैं अभी इसके वायरस का नाम है एवियन एनफ्लुएंजा। क्या है इसके वायरस का नाम, एवियन एनफ्लुएंजा। इसको नोट करेंगे, एवियन एनफ्लुएंजा इसके वायरस का नाम है। ठीक है, आगे बाद में कुछ और चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो इसका आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। नेक्स्ट देखें बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू के बारे में अब देखते हैं कि बर्ड फ्लू को एवियन एनफ्लुएंजा वायरस के द्वारा जो है ये फैलता है, और H5N8 स्ट्रेन पोल्ट्री फार्म से जो है अभी ये इंसानों में जो है फैला है। सबसे पहले H5N1 हांगकांग देश में 1997 में इसका मामला देखने को मिला था। बात करती है पक्षियों का, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है आपका, साइंस से भी रिलेटेड है कि पक्षियों का अध्ययन जो कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका ऑर्निथोलॉजी आपका पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि पक्षी विज्ञान। बात करते हैं फ्रांस की राजधानी मॉस्को और मुद्रा जो है रूबल है। राष्ट्रपति यहाँ पर कौन है अभी वर्तमान में, व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर राष्ट्रपति है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या फिर रेल मंत्रालय, बताइए। तो अब देखते हैं हम इसकी कि गो इलेक्ट्रिक अभियान की जो शुरुआत की गई है वह सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा की गई है। नितिन गडकरी जी जो हैं इस मंत्रालय में जो है, नितिन गडकरी जी को जो है मंत्रालय दिया गया है। बात करते हैं कोयला मंत्रालय की। देखिए ये गो इलेक्ट्रिक अभियान जो चला है सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा चलाया गया, और इसका जो मेन पर्पज है वह है देश में स्वच्छ ऊर्जा को सुनिश्चित करना। क्या करना, स्वच्छ ऊर्जा को सुनिश्चित करना देश में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कोयला की। तो कोयला मंत्रालय किसके पास में है, तो वही कोयला जो मंत्रालय है हमारा वह है हमारा प्रहलाद जोशी जी के पास। किसके पास है, प्रहलाद जोशी जी के पास में हमारा कोयला मंत्रालय है। कोयले के साथ साथ इनके पास में एक मंत्रालय और भी है, खान मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जल शक्ति मंत्रालय। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में है। और रेल मंत्रालय की बात करें तो रेल मंत्रालय है आपका पीयूष गोयल जी के पास में। देखिए पीयूष गोयल जी को एक मंत्रालय और दिया गया है, वाणिज्य एवं उद्योग, तो यह है आपके पास में गोयल साहब। ठीक है, रेल मंत्रालय। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में कौन सा देश पेरिस समझौते में पुनः शामिल हो गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात करेंगे इस क्वेश्चन को कि हाल ही में कौन सा देश पेरिस समझौते में पुनः शामिल हो गया है, रूस, चीन, भारत या फिर बांग्लादेश। ठीक है, तो आपका क्या ऑप्शन होना चाहिए। देखिए इनमें से कोई भी इसमें शामिल नहीं हुआ है। कौन हुआ है अभी हाल ही में, यूएसए। कौन हुआ है, यूएसए अभी हाल ही में इसमें शामिल हो चुका है। देखिए ना तो रूस हुआ है आपका, ना ही चीन हुआ है, ना ही भारत हुआ है, और ना ही बांग्लादेश हुआ है। तो कौन सा देश पेरिस समझौते में पुनः शामिल हुआ है आपका, तो वह है आपका यूएसए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं पेरिस समझौता। ये पेरिस समझौता क्या है, वर्ष 2015 में एक समझौता हुआ था COP21 के तहत। देखिए उस समय COP21 का आयोजन किया जा रहा था वर्ष 2015 में, और वहाँ पर क्या हुआ आपका, पेरिस समझौता हुआ, जिसका जो मेन पर्पज है, मेन उद्देश्य है वह है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अब इसमें देश जो शामिल हुआ है, कौन सा देश शामिल हुआ है, यूएसए। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप जी की सरकार थी उस समय उन्होंने इससे क्या कर लिया था, चेकआउट कर लिया था, यानी कि इसको एक प्रकार से छोड़ दिया था। ठीक है, COP21 को यहाँ पे। अब बात करते हैं कि अब यहाँ पर आए हैं आपके अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिन्होंने पुनः शामिल होने की घोषणा किया। ये पूर्ण तरह से जो है अब इस COP21 में
कोप 21 के समझौते के तहत जो अब दोबारा से इसमें शामिल हो चुके हैं। बात करते हैं कोप 25। कोप 25 का आयोजन वर्ष 2019 में मैड्रिड स्पेन में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वह चिली देश ने की थी भाई। किसने की थी? चिली ने। देखिए कोप 25 2019 का जो आयोजन हुआ था वह मैड्रिड स्पेन में होता है और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी आपकी चिली ने। क्लियर यहाँ तक? बात करते हैं कोप 26। कोप 26 देखिए वर्ष 2020 में कोप का आयोजन नहीं किया गया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप की फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें कि कोप 26 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा भाई आपका ग्लासगो, इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अभी पिछली वीडियो में जब मैंने आपको बताया था कि वे प्रधानमंत्री जी से मिलने आए थे तो वे हैं आपके आलोक शर्मा जी। कौन है? आलोक शर्मा जी इसकी क्या करेंगे? अध्यक्षता करने वाले हैं आपके पास। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्तमान में कुल देश शामिल हैं। अभी वर्तमान में कोप 21 जो ये आपका पेरिस समझौता है, वर्तमान में ये पेरिस जो समझौता है आपका, इसके अंतर्गत वर्तमान में 197 देश अभी हाल ही में भी अभी कितने हैं? 197 देश शामिल हैं इसके अंतर्गत। चलिए आगे हम बात करें, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो ये बताना है आपको। राफेल नडाल, डोमिनिक थियम, रोजर फेडरर या नोवाक जोकोविक। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविक ने अभी हाल ही में ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह खिताब इन्होंने 9वीं बार अपने नाम किया है। अगर इनके टोटल की बात करें तो यह इनका 18वां ग्रैंड स्लैम है। टोटल ग्रैंड स्लैम में इनका ये 18वां है, परंतु नोवा जो है ये आपका ऑस्ट्रेलियन है। किनका? नोवाक जोकोविक का। तो नोवाक जोकोविक ने अभी जो है जीता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए आगे हम कुछ ग्रैंड स्लैम के बारे में देख लेते हैं। तो ग्रैंड स्लैम होते क्या है भाई? तो ये ग्रैंड स्लैम होते हैं आपके टेनिस टूर्नामेंट। क्या होते हैं? टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। इनको मेजर भी कहा जाता है, मेजर के नाम से भी प्रसिद्ध है, मेजर कहा जाता है इनको। देखिए पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फिर फ्रेंच ओपन, फिर आता है आपका विंबलडन, फिर आता है आपका अमेरिकन। देखिए पहले जो शुरुआत होती है वो आपकी ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है, लेकिन जब एंड होता है इसका तो वो होता है आपका अमेरिकन ओपन से। क्लियर यहाँ तक? चलते हैं अब आगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का जो मेल का खिताब जीता था वो नोवाक जोकोविच ने जीता था भाई। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये किस देश से है, तो याद रखेंगे सर्बिया देश से है। किस देश से हैं? सर्बिया देश से हैं। फीमेल की बात करें तो सोफिया कैनिन, फीमेल की बात करें तो सोफिया कैनिन ने वर्ष 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। अमेरिकन ओपन की बात करें तो मेल में डोमिनिक थियम ने और फीमेल में नाओमी ओसाका, जो कि आपकी नाओमी ओसाका, ठीक है, नाओमी ओसाका ने जीता। और विंबलडन 2020 का आयोजन नहीं हुआ था, ये भी याद रखेंगे। 2020 में विंबलडन ओपन का आयोजन नहीं किया गया था। नेक्स्ट बात करें क्ले कोर्ट किंग, तो क्ले कोर्ट किंग के नाम से किससे जाना जाता है? राफेल नडाल को क्ले कोर्ट किंग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सह स्वामित्व का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो बताइए उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा या उत्तराखंड सह स्वामित्व का अधिकार लागू करने वाला। देखिए ये सह स्वामित्व क्या होता है, देखिए बात करते हैं सह स्वामित्व का अधिकार। इसके अंतर्गत महिलाओं को संपत्ति में भी अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं को क्या दिया जाएगा? महिलाओं को जो आपकी फीमेल्स होंगी उनको संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा भाई, संपत्ति में अधिकार। ठीक है, उनको क्या दिया जाएगा? उनको संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा, जो कि आपकी फीमेल्स होंगी। सह स्वामित्व का अधिकार लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो बना है आपका उत्तराखंड। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, अब ये सह स्वामित्व क्या होता है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। पति की जो पैतृक संपत्ति होगी उसमें स्वामित्व का अधिकार दिया जाएगा, बिल्कुल बराबर का दर्जा इनको दिया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अब कि उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टैटिक दे रखे हैं। उत्तराखंड का जो गठन किया गया वो 9 नवंबर 2000 को किया गया था। उत्तराखंड का गठन वर्ष 2000 में 9 नवंबर को किया गया। राजधानी की बात करें तो वर्तमान में राजधानी देहरादून है और गैरसैंण इसकी ग्रीष्मकालीन हाल ही में राजधानी बनाई गई थी। क्लियर? चलिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, उच्च न्यायालय नैनीताल और मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड से ही संबंधित है। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी वन उन्मूलन को लेकर के।
बात करते हैं हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत यहाँ की राज्य की भाषा है। उत्तर प्रदेश में दूसरी राज्य की भाषा आपकी उर्दू है, ठीक है, पहली हिंदी है। बात करते हैं भीमताल, नोकचिया ताल, इम्पोर्टेंट, नोकचिया ताल और गौरीकुंड झील, ये सब यहाँ पे क्या है, ये सब आपकी यहाँ पर उत्तराखंड में झील है। नोकचिया झील, भीमताल झील, गौरीकुंड ताल, नैनीताल झील, ये सब आपकी उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है ये। और नंदा देवी की बात करें, नंदा देवी पर्वत, यह भी आपकी नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में ही स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, यह भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो ये हमारा कुछ आज का करंट अफेयर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टैटिक जीके के साथ में हमने इसको इंक्लूड किया था। तो चलिए, अब ऐसे ही हम और भी वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को ज़रा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपना कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो आपकी कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। लिंक दिए हुए हैं, देखिए आपके तीनों लिंक दिए हुए हैं नीचे। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। पीडीएफ जो आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद।